खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और आज हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान भी होंगे। पहले मैं कुछ खबरें बता लूं। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब पर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, बार बार फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी दोबारा PDM कैसा बनने जा रही है या नहीं जा रही है, अगर जा भी रही है तो क्या मुतखेज़ तब्दीली आएंगी वतन अजीज़ की सियासत में। इसके साथ नून लीग के दौर में डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से नीचे रखा गया, ये क्या लॉजिक थी आज जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने दी, इस पर बात करेंगे। असल मामला पे करती नहीं लगता है, सबको बेल आउट करना इनका काम है। इसके साथ FIA ने ड्रैप के हुकाम को कैसे तलब कर लिया और बहुत बड़े घपले सामने आ सकते हैं अगर इस पर कोई तफ्तीश करें। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे और हमारे साथ मारूफ एंकर जनाब काशिफ अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम हजूर। मैं ये मरी के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको उस इलाके से गहरा ताल्लुक भी है और सहाफ़त से भी। अब बाईकाट मरी का ट्रेंड चल रहा है। अब मरी में अवाम नास हमारे बहन भाई दोस्त रहते हैं, सारे होटलों के मालकान तो नहीं है। हाउ फॉर दिस इज़ जस्टिफाइड जो बाईकाट मरी वाली बात हो रही है, और आपके पास क्या खबरें हैं? क्या वाकई लोगों के साथ वहाँ ज़्यादतियाँ हुई या ये इक्का दुक्का वाक़यात थे जो हुए? जनाब काशिफ अब्बासी साहब। सर काशिफ अब्बासी साहब, मैं मादरत चाहता हूँ, आवाज़ का इशू आ रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा। मीनवाइल आप ज़रा इसको देखती है हमारी टीम। भट्टी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अनब्लॉक जो कर देते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, सारे होटलों के मालिक भी नहीं हैं, तो बाईकाट मरी के तो आवाम हमारी तरीके से हुए हैं बेचारे, जो जनरल आवाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काशिफ अब्बासी सब मरी से ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब है इनकी सारी ज़िंदगी मरी में गुजरी है। लेकिन काशिफ साहब, ये जो शुतर बेमहार सोशल मीडिया है ना, बाईकाट मरी का क्या जवाब है? मरी में बहुत बहुत अच्छे लोग रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर चंद लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने, कुछ लोगों ने किया है, तो मरी का बाईकाट क्या करना है? वो लाहौर में रेगुलेटरी रिजीम आप ठीक करें, लोगों को कमिश्नर की नहली DC की जिन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया। मरी में रहने वालों का बाईकाट की रीजन मुझे नहीं समझ आ रही। अगर कुछ लोगों ने गलत किया तो यकीनन नहीं होना चाहिए। वो हर जगह होता है, हर शहर में होता है, हर सूबे में होता है, हर जगह होता है। किस जगह नहीं होता? लाहौर में नहीं ब्लैक होती हर चीज? नहीं, ये लाहौर मीनार पाकिस्तान पे क्या हुआ था? हाँ, देखे ना, वायोलेट किया आपने। सोशल मीडिया को मलक साहब आपने ना कंट्रोल किया। याद रख ले, मरी बाईकाट व्हाट इज दिस भाई? वो आपकी बात मुझे अच्छी लगी। लाहौर में थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, तो जो रिक्शे वाला 100 रुपया लेता है 200 रुपया मांगता है, तो लाहौर सारा गलत है। इसका मतलब ये तो कोई सेंस ना, समथिंग सिस्टमेटिकली बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े क्लियर बात है। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। माफी चाहता हूँ, थोड़ा बीच में मसला हुआ। ये फरमाइए, ये जो ट्रेंड बना देते हैं हम कि जनाब बाईकाट मरी एक शहर है, अच्छे बुरे लोग सारे शहरों में होते हैं, प्रॉब्लम भी होते हैं, तो इस ट्रेंड को कहाँ तक आप जस्टिफाइड समझते हैं? और आपके पास जो रिपोर्टें आई और ख़ास तौर पर उस शहर का एक रिहायशी होने के हवाले से, वहाँ क्या है एस्टिमेशन आपकी, किस हद तक लोगों से ज्यादती हुई? रिस्पॉन्सिबल कौन था, एडमिनिस्ट्रेशन, होटलियर्स या कौन? जी अब्बासी साहब। देखिए, मैं तो इन ट्रेंड्स के तो मैं ज़्यादा सीरियस इसलिए भी नहीं लेता कि 2,000-3,000 बंदा इस तरह का अगर ट्रेंड कर भी दे या इस तरह की बात कर भी दे सोशल मीडिया पे, तो वो ट्रेंड बन जाता है। मैं तो इस चीज़ से ना एग्री करता हूँ। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे मरी के जो कुछ हुआ, मैं खुद मरी से हूँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ अगर किसी के जेवर उतार के उनको कमरा दिया गया। मैं खुद शर्मिंदा हूँ अगर मैंने कहीं पढ़ा कि अंडा, उबला हुआ अंडा 1,000 रुपये का बेचा जा रहा था। हमें शर्मिंदगी है इस मरी शहर के होते हुए, क्योंकि हम मरी से हैं, या बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी। मुझे आज भी मेरे दोस्त का एक मैसेज आया मरी से। मैंने कहा काशिफ भाई, अब क्या हमें शर्मिंदा, आप इस पर बात करें, क्या हमें बहुत शर्मिंदगी है इस चीज़ पर? और वाकई हम शर्मिंदा हैं कि जहाँ लोग मुश्किल में थे। मरी मशहूर है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। पहाड़ी इलाके के लोग, पहाड़ के लोग होते भी वैसे थोड़े से हॉस्पिटेबल भी हैं, सख्त होते हैं, लेकिन ख्याल करते हैं लोगों का। ये थोड़ी सी कुछ लोगों की तरफ से ज़्यादती हुई है, चाहे उसमें होटल वाले हों, चाहे कि अगर प्याली किसी ने 200-200 रुपये की बेची है, चाहे वो लोग हों, चाहे ये तमाम लोग, ये तमाम हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी बने। नहीं अब्बासी साहब, आपकी ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, फिर मेरे दोस्त करेंगे। हुजूर, ये तो हर शहर में लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। खैमे अंदर कर लिए थे लोगों ने 2005 के, उसको ब्लैक करे थे। सवाल ये है कि चेक करना है, DC है, AC है, पुलिस है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये सोए होते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे सर। मैं यही, मेरा भी अपना कंटेंशन यही है कि
दूसरा देखें, जब आप किसी जगह जाते हैं, मैं अभी एक बाहर, जैसा भट्टी साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे, मैं कहीं मुल्क से बाहर गया हुआ था, अभी वहाँ पे सीजन था, पहले यानी पूरी हाई बात सीजन है कहे वहाँ कि पे। मैंने कहा था टीसीएस से गिफ्ट आया तो काशी साहब आपने भेजा, वो शुक्रिया अदा किया था, पूरी बात किया करें। जी जी बिल्कुल, टीसीएस से गिफ्ट का भट्टी साहब ने शुक्रिया अदा किया था। बहरहाल मैं कह ये रहा था कि हर मुल्क में जब उधर मैं श्रीलंका गया हुआ था, तो श्रीलंका में ये हाई सीजन था इस वक्त। हाई सीजन का मुराद ये है कि ये वो वक्त है जब बाकी मुल्कों में पाकिस्तान जैसे बहुत सर्दी होती है और बहुत से लोग वहाँ पे चले जाते हैं। $500 का लोगों ने कमरा लिया जो अदरवाइज 60, 70, $80 का होता है। हमारे साथ लोग थे जिन्होंने कहा जी हमने $500 का फ्लैट लिया या कमरे लिए। जहाँ जाएंगे वहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके मुताबिक कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ एक्सेस यहाँ पर क्योंकि इमरजेंसी थी, अगर इमरजेंसी ना होती तो बेशक जितने मर्जी आप कमरे का किराया चार्ज करें। एक सिस्टम है जहाँ पे जब लोग नहीं होंगे तो लोग मिन्नतें कर करके भी पैसे आपसे आपको कम कीमत कमरा देंगे। इमरजेंसी में थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। बर्फ़ है, लोगों के बच्चे हैं गाड़ियों में, वो कहीं नहीं जा सकते, आपने जेवर उतरवा के लोगों को कमरा दिया, इसकी मुझे शर्मिंदगी है। लेकिन लार्जली अगर कहें तो ये एक किसी भी सिस्टम में ये होता है या किसी भी जगह पे डिमांड एंड सप्लाई की बात है। लोगों की ज़रूरत थी, कीमतें बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। इंतज़ामिया, मैं नहीं समझता इसमें इंतज़ामिया को इंटरफेयर करना चाहिए किसी भी चीज़ में। दुनिया में कहीं नहीं करते जी। वही कमरा जैसे मैंने कहा $500 का भी होता है, वही कमरा $50 में भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम की ज़रूरत या उस टाइम की डिमांड कितनी है। सो ये एक मैं गुजारिश करता हूँ अगर श्रीलंका में गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक रेट फिक्स होता है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं जब डिमांड ज़्यादा हो तो इस तरह होता है। लेकिन क्या आप सारी उम्र मरी रहे हैं, इसी तरह लाखों लोग 14 अगस्त पे लॉन्ग वीकेंड पे जाते हैं। क्या बेहतर ना था जब मेट वालों ने 5 जनवरी को कर दिया था तो कमिश्नर मीटिंग करते, डीसी मीटिंग करते। सुना एसी तो उधर बड़े एक्टिव थे, इन्होंने वो इंतजाम किए नहीं, अरेंजमेंट किए नहीं। बर्फ तो हमेशा पड़ती है, कर लेते बर वक्त जो काम बाद में किया था तो नुकसान कम हो सकता था, उससे बचा जा सकता था। इसका तो किसी को जिम्मेदार होना है ना। देखिए भट्टी साहब, इसको मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, मेरी बहुत लोगों से बात भी हुई, इंतजामिया से भी। कुछ चीज़ों में खामी भी रही है और वो खामी ये थी कि अमूमन बर्फ़ के सीज़न में जो बर्फ़ क्लियर करने वाली मशीनें हैं वो अपने अपने, जैसे हमारी बीट के रिपोर्टर्स होते हैं ना, वहाँ पर बीट होती है मशीनों की, यानी कौन सी मशीन किस वक्त किस जगह पर होगी ये भी वहाँ पे डिटरमिन होता है पहले से कि एक झीका गली बाजार में होगी, एक भूरबन वाली साइड पे होगी, एक कुलडन्ना की साइड पे होगी, एक मरीब जीपीओ पे या माल रोड के ऊपर होगी। ये पहले से होता है। कुछ मशीनें अपनी जगह पर नहीं थी। ये इंतज़ामिया ने मुझे वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो रात को काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर ये बड़ा प्रॉब्लम आया कि उधर से हटाना चाहिए। लेकिन ये एक फ्रीक टाइम भी था। देखिए 5 साढ़े 4 फुट बर्फ़ पड़ना 12, 16, 18, 20 घंटे में, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। एक ये पहले ये रूटीन में नहीं होता सर, ये भी पहली दफ़ा हुआ है बड़े सालों में। मैं जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मैंने बहुत से लोगों ने कहा कि हमने ज़िंदगी में कभी इतनी बर्फ़ इकट्ठे एक वक्त नहीं देखी कि दरख्त गिर रहे हैं, 20-40 दरख्त गिर गए, रास्ते बंद हो गए। सो कहीं ना कहीं हालात ज़्यादा सख्त हो गए, तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? मुझे एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा सर हमसे भी थोड़ी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन यकीन मानिए ये उनके अल्फाज से कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस तरह हुआ होता तो बहुत मुश्किल था। वैसे उन्हें मेरा नंबर दे, मैं उनसे बात करता हूं। जो कमिश्नर होता है ना डीसी, जब फोरकास्ट आती है, बरसात आती है, इससे 2-2 हफ्ते पहले मीटिंगें शुरू हो जाती हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। उस अफसर को वैसे ही ओएसडी कर देना चाहिए जिसे मैनेजमेंट ही नहीं करनी आती। फोरकास्ट का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना बर्फ रोक सकते थे, लेकिन उसका 2-2 हफ्ते, जैसे चेलम आता है मुहर्रम में, 2-2 हफ्ते पहले डीसी, कमिश्नर, पुलिस वाले मीटिंगें करते हैं, रास्ते बंद करते हैं, यहाँ से रोक रहे हैं, यहाँ से जाना है। मैनेजमेंट तो काम ही इसका है। तो मेरे ख्याल में मैंने जो मोटर को पूछा था, उन्होंने कहा जी किसी एक ने, जो वहाँ के रूलर थे, वो जो ट्राले थे, जिसे मतलब किसी को मूव कराया ही नहीं, इसको संजीदा लिया ही नहीं गया। ट्रैफिक वाले रोजाना कर रहे थे एडवाइजरी जारी कि इतने लोग आ गए हैं। जब उन्हें पता था तो उस मुताबिक अगर आप जैसे कहते हैं बीट वाइज रखे होते तो नुकसान कम हो सकता था। कोशिश मैंने यही कहा ना भट्टी साहब, ये किसी को पता नहीं कि क्या नुकसान फिर भी होता या ना होता, लेकिन ये कोशिश की जा सकती थी। तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए थी कि जो एसओपीज हैं उस पर अमल दरामद हो, फिर आगे अल्लाह की मर्जी। अब ये भी मुमकिन था कि वो जो 16 मशीनें पड़ी हैं मरी में, आप सारी ठीक जगह लगा के रखते,
वो काम करती लेकिन फिर भी ये नुकसान हो जाता, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर लगी होती कम से कम वो ये कह सकते थे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। सो ये मशीनों का मसला एक मसला है कि जो तमाम मशीनें डिप्लॉय नहीं हुई, ये बात मुझे वहाँ की इंतजामिया ने एक बात बताई। दूसरा, सड़कों की मुरम्मत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भट्टी साहब। जो खड्डे होते हैं ना सड़क में, उसमें अगर बर्फ जम जाए, जाके ज़ाहिर है खड्डा होगा, तो आप मशीन लगाएं भी तो बर्फ जो जमी हुई खड्डे की होती है उसको आप नहीं हटा सकते। उसका नुकसान ये होता है कि जो स्लिप है उस स्लिप को आप नहीं रोक सकते, या गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं और मशीनें भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी ज़रा इसी सड़क पे उन्होंने चलना होता है, वो भी काम नहीं कर सकती। ये 2-3 चीज़ें जो जिसके बारे में ये जो आपके सड़क के खड्डों की बात है, इंतजाम मैंने देखा हमेशा हम भी शुरू से मरी जाते थे। जब स्नो का मौसम आता था, पहले सड़क रिपेयर कर लेते थे, उन्हें अंदाजा था कि बर्फ में स्लिपरी होगी, तो कहा जाता है कि 2-2 साल से उधर रोड्स भी को भी नहीं मरम्मत की गई। इस किस्म की इतलात भी आ रही है। नहीं मुरम्मत मेजॉरिटी मैं पिछले कुछ अरसे में बाय चांस भट्टी साहब पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा मरी गया हूँ। 70-80 चक्कर मेरे कम से कम लगे होंगे मरी के। बहुत खड्डे वाली सड़कें भी हैं, कोई इक्का दुक्का जगह मैंने बनते हुए भी देखी है, लेकिन लार्जली सड़कें टूटी देखी है, उनमें बहुत ज़्यादा खड्डे थे। मैंने कई दफ़ा कई चीज़ों को देख करके, इतना टूरिस्ट इलाका है, यहाँ की सड़कें तो बेहतर होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। उतना काम यानी ज्यादा काम नहीं। इक्का दुक्का से भूरबन जाते हुए एक सड़क है जो मेरे काशिफ, मैं सवाल के साथ एक कमेंट भी करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये हमारी स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई इदारा नाम नहीं है। 10 साल में पाकिस्तान में 10 गुना से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ी हैं, जो मुझे मसला नज़र आ रहा है। आप कोई 14 अगस्त निकाल लें, बड़ी ईद निकाल लें, छोटी ईद निकाल लें, कोई लॉन्ग वीकेंड कर लें जिसमें जुमा जुड़ जाए या पीर जुड़ जाए, ये परमानेंट इशू बन गया है कागान, नारान और मरी का। मेरा पहले तो कमेंट ये कि कोई इस सोसाइटी में, इस स्टेट में कोई ऐसा इदारा है जो गिन रहा है कि इस मुल्क में आज से 10 साल पहले कितनी गाड़ियाँ थी और लोगों के पास गाड़ियाँ आने से ये इशू बना है। पहले तो मेरा ये कमेंट है, आप इस पर बोले कोई इसका लॉन्गर रन हल क्या है। मैं समझता हूँ कि हमारी वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, वो मेरी हुकूमत हो, हमारा काम है ब्रेकिंग न्यूज़ आई उसको मैनेज करो। कल वज़ीर आज़म ने अपने तर्जमान का इजलास बुलाया, कोई लॉन्गर रन सोल्यूशन हो सकता है? मुझे अभी एक ईद याद नहीं 10 साल में जब लोग 12-12 घंटे रुके ना और 12 ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म तो रात गई बात गई। क्या ये कोई एक सैनिटी, क्या हम अपने आप को नॉर्मल माशरा कह सकते हैं? सर देखिए, गाड़ियां ज्यादा खरीदना लोगों का मेरे लिए मसला ये तो नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना ये रियासतों का काम होता है ना। हुकूमतों का काम सबसे बड़ा ये है कि आप इस रिसोर्स को या जो लोग आते हैं अभी तक उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये आपकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है। जिस तरह मरी की बार बार हम बात करें, मेरा ख्याल है देखें लोग या जो कुछ हुआ वो अवॉइड शायद किया जा सकता है, शायद नहीं किया जा सकता। ये तो अब ज़ाहिर है, ये मैं तो नहीं इसका फैसला कर सकता। ये तो अगर सारा काम हो भी जाता तो फिर देखते कि जितनी बर्फ़ पड़ी, रोड्स बंद हो गए, लोग फंस गए, होटल महंगे हो गए, लोग नहीं जा सके किसी जगह पे, ये सारे मसाइल तो अपनी जगह थे। लेकिन सरकार को कम से कम हुकूमतों को नज़र आना चाहिए। आपको देखें, एक बड़ा सा मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक पार्किंग का प्लाजा यहाँ पर मियाँ साहब ने 2009 या 10 में उसको, ये शेख अंसर साहब जो मेयर थे इस्लामाबाद के, उनको ठेका मिला था, एक प्लाजा तक नहीं बन सका है। मल्टीपल टाइम्स ये बात हुई है कि मरी में ट्रैफिक मैनेज करने का कोई निज़ाम होना चाहिए। या तो आप कोई बाहर प्लाजे बनाएं या पार्किंग एरियाज बनाएं और बग्गी सर्विस शुरू करें जो लोगों को मरी शहर लेके जाए। अगर उन्होंने मरी से आगे जाना है तो उसका एक निज़ाम होना चाहिए कि किस तरह करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मरी शहर नहीं बर्दाश्त कर सकता या नहीं उसका वजन बोझ उठा सकता, क्योंकि सड़कें सिंगल रोड। काशिफ भाई, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ, आपकी मौजूदगी का। मैं एक तो आपसे एग्री करता हूँ फॉर डिफरेंट रीज़न कि वाकई नुकसान हम नहीं बचा सकते थे। जहाँ पब्लिक स्पेंडिंग जो है 0.1% और 1% हो टोटल बजट का, और बाकी आपने जो है वो दे रखा हो, कब्जा ग्रुपों के हवाले कर रखी हो मैशत, तो मेरे ख्याल में हमारे साथ यही होना था। मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपसे ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो मामला है और साथ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की रोज़ाना बात की जाती है, ये बस ज़बानी जमा तफरीक है, पोलिटिकल कंजम्पशन के लिए है। आई डोंट थिंक, हुकूमत तो खुद एडमिट कर चुकी है कि एहतसाब इनके बस का नहीं है। अब्बासी साहब, आदि देखिए, एहतसाब में तो जो चीज़ अभी तक सामने आई है, गिरफ्तार करके अंदर डाल के फिर लोग बाहर आ जाते हैं, किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई केस इस जगह नहीं पहुंचा जहां कहा जाए कि शहादतें हो गई, वो केस पूरा हो गया या पूरे होने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर गिरफ्तार करें भी, किसी केस में कर भी लेंगे,
उस केस को चलाने के लिए देखें पूरा एक निज़ाम दरकार है। ये नैब के वकला, उसके प्रोसिक्यूटर्स, ये बड़ा मुश्किल मामला है। देखें आप एक मर्सिडीज़ या BMW के खिलाफ एक FX खड़ी कर देते, 60,000 का वकील खड़ा कर देते, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो लोग हैं वो बचेंगे ही, क्योंकि उनके मुकाबले में देखें एक बहुत बड़ा डॉक्टर और एक आम किसी गांव का डॉक्टर है, सर्जरीज में फ़र्क होगा। ज़ाहिर है देयर इज़ अ रीज़न को कोई बड़ा वकील है या कोई छोटा वकील है, ये इस पूरे निज़ाम को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी मिसाल दी की बातें होती रहती हैं, आती जाती रहती है, इसमें कोई तो वैसे ना ये बड़े लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मर्सिडीज के साथ ना FX का मुकाबला कराएं। ये आपको पता है सेठों का होता है। अच्छा काश साहब ये बताएं कि बड़ा सुन रहे हैं कि अदम एतमाद आ रही है, हाथ उठ गया, हाथ रख गया है। आप बताएं इस्लामाबाद की हवा से आप बहुत ज़्यादा बाखूबी हैं, क्या कोई वाकई तब्दीली होने जा रही है? सिर्फ यहाँ गुफ्तगू की हद तक किया और कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और PDM मिल के लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और अदम एतमाद भी ला सकते हैं। ये अगर दोनों बातों को इनसाइड बता दें हमें। देखिए मैं इसमें कुछ भी बड़ी साहब, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में मैं कम से कम बड़ी कोशिश की है जानने की कि हो क्या रहा है। मुझे तो समझ नहीं आई। मुझे लगता है लोगों को, इस साइड वालों को ये कहा जा रहा है आप कहीं नहीं जा रहे, उस साइड वालों को कह रहा है बस ये जा रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा मामला इस तरफ का है। ये मेरी अपनी असम्पशन नहीं है, या जो मैं सुन रहा हूँ इस्लामाबाद की चैटर जो है। देखें अगर, क्योंकि ये इतना सिंपल मामला नहीं है कि किसी को भेजना ही है, कि कोई जाएगा तो कोई आएगा भी। अब वो कौन आएगा, कौन काबिल कबूल होगा, ये पूरी बड़ी एक फ्यूचरिस्टिक वो स्टोरी बोर्ड है जिसके ऊपर बैठ के किसी ने ये फैसला करना कि ये काबिल कबूल हैं, ये काबिल कबूल नहीं है, उसकी बुनियाद पर ही कोई जाएगा ना सर। वैसे तो नहीं कि उसको भेज के अगला इलेक्शन, क्योंकि पहले ही होता था, ये मुझे मुस्लिम लीग नून के किसी बड़े सीनियर बंदे ने कहा, उसने कहा पहले ही होता था कि जब एक पार्टी जा रही हुकूमत में होती थी तो दूसरा तैयार खड़ा होता था कि सर हम हैं। इस वक्त वाइबल ऑप्शन कोई नहीं है दूसरा, कि अगर किसी को हटाना है तो लाना किसको है, वो भी तो एक फार्मूला है जो किसी ने तय करना। भट्टी साहब कहीं ऐसा तो नहीं काशिफ साहब, इस दफा लाने और ले जाने वाले तो बेताब हैं, लेकिन जिन्होंने तब्दीली करनी है वही डबल माइंडेड हो गए हैं। ये भी कभी होता है। पसंद आया आपको सवाल? वैसे किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने मतलब किस कौन डबल माइंडेड हो गया है? दो ही तो जो तब्दीली की वजह बनते हैं, कहीं वो तो नहीं डबल माइंडेड? चलो पॉलिटिशियन तो होता ही होता है। देख अब ये मैं तो नहीं कह सकता कि वो डबल माइंडेड है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि शायद दोनों साइडों को कहा जा रहा है आप ठीक हैं इस वक्त, वही कह रहे होंगे, क्योंकि ये साइड बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम जा रहे हैं, यानी ये दूसरी पार्टी जा रही है जो हुकूमत में वो जा रही है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो अपना वक्त पूरा करेंगे, बल्कि अगले 5 साल भी लगाएंगे, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ही हो सकता है। लेकिन गारंटी किसी के पास इस वक्त नहीं है कि एक्चुअली कौन क्या सोच रहा है। तो मुझे लगता है बड़ी कंफ्यूजन है इस्लामाबाद और पिंडी में। ये तो अब्बासी साहब वही सिचुएशन लगती है जो मरी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये अब जो मुझे लगता है कि करने वाले भी जानते हैं कि जड़ी बूटियों से अब कैंसर का इलाज मजीद मुमकिन नहीं है, थोड़ा ठीक वाली दवाई कहाँ से लाएं? कोई ऐसा मामला लगता है आपको? ये मुमकिन है ऐसा भी हो। ये देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे दोनों साइडें बड़ी पक्की कह रही हैं कि एक कहता है हम कहीं नहीं जा रहे, दूसरा कह रहे जा रहे हैं। चले ऐसा बता दें साहब, क्या समझ रहे हैं ये हुकूमत पूरे 5 साल करेगी 2023 जुलाई तक? इस तरह सवाल कर लेते हैं आसान। भट्टी साहब एक तो पाकिस्तान में ये बताना कि कौन कितना चलेगा तो नामुमकिन सी बात है, हम कल की पॉलिटिक्स का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक चीज जो लकूना नजर आ रहा है ना इस आर्गूमेंट में कि हुकूमत जा रही है, वो लकूना मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे इनका अल्टरनेट कोई बनाया हुआ नजर नहीं आ रहा कि इनको अल्टरनेट बनाया होगा कि ये जाएंगे तो कौन आएगा। जब तक ये फैसला नहीं होता तो ये जाएंगे कैसे? मगर काशिफ यहाँ पे ये भी तो सवाल है ना, एज ए सिटीजन मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं इस तरह की साइकोलॉजी के साथ इस तरह सियासी अदम इस्तकाब की एक फ़िज़ा बन जाए, आप इस तरह की इकॉनमी के साथ, मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की हुकूमत की बात नहीं कर रहा। डू यू थिंक कि ये हेल्दी है पाकिस्तान के लिए कि जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है नहीं जा रहा? इससे आगे हम क्यों नहीं निकल पा रहे? 70 साल हो रहे हैं, सारा हमारा इंटेलेक्चुअल बिल्कुल सर, काम कर रहा है, आ रहा है जा रहा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जर्नलिज्म का मेरा करियर खत्म होने लगा है, अभी तक यही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो जा रहा है वो आ रहा है। व्हाट इज दिस? ये बात आपकी 100% दुरुस्त है सर। मसला ये है कि हुकूमतों को अपना वक्त पूरा करना चाहिए, सिंपल। अनलेस तो करप्शन के ऐसे एलिगेशंस हों जिसके ऊपर किसी को खुद ही रिजाइन करके चले जाए,
वरना हुकूमत आई है, हुकूमत को अपना ये कब तक टांगे खींचना, उसको 2 साल में, उसको 3 साल में, उसको 5 साल में, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। स्टेबिलिटी अगर आपने जमहूरियत की बात करनी है तो उसमें लोगों को काम करने देना चाहिए। यहाँ पर तो पाकिस्तान की जमहूरियत तो आपके सामने है। वो मैं कराची का आपने देखा होगा, वो जो जतोई मेरा ख्याल है शाहरुख का कातिल जो था, नाम उसका मुझे लड़के का ज़हन से निकल गया, शाहरुख जतोई। यार देख, ये हमारी जमहूरियत, शाहरुख ये हमारी जमहूरियत। वो एक नौजवान लड़के का कातिल सिर्फ इसलिए क्योंकि मजबूत आदमी है, हमने उसको अंदर रखना है, लेकिन बाकी हमने नारे मारते रहना, बाकी सब डूब गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। इस मुल्क को, दूसरा सियासतदानों को सच बोलना सीखना पड़ेगा। सियासत के लिए मैं अभी हम सारी ये बात कर रहे थे, पॉलिटिशियंस को सच बोलना चाहिए, पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सिर्फ हुकूमतें गिराने के लिए ये नहीं कि जो किसी ने कह दिया। इमरान खान साहब ने 5 साल पूरा ये काम किया कि अगर नवाज शरीफ ने कुछ कहा तो जो उसकी ऑपोजिट पोजीशन है वो मेरी है। इससे भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। मसला आपको मुल्क आगे चलाना है। लेकिन अब्बासी साहब, अभी आपने बात की तो मेरे जहन में आया, इतना बड़ा स्कैंडल पिंडी में हुआ वो उस्मान मिर्जा का, और आज खबरें आई कि जनाब वो लड़की मुनहरिफ होगी। क्या है हमारी ये जो प्रोसिक्यूशन या जिसे आप ये तफ्तीश कहते हैं, मतलब इतना तो ये कैसे देखते हैं आप इसे? सर मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये यही है कि किसी को 1 करोड़ रुपया देंगे वो साइड पे हो जाएगा, किसी को कुछ करेंगे वो साइड पे हो जाएगा। ये पाकिस्तान का निज़ाम कोई इस किस्म का है कि आपने अगर बचना है तो किसी को पैसे खिला दें। ये तो आपको याद होगा कि इसकी भी ज़मानत हो गई थी, वो तो मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर इस लड़के को अंदर कराया था दोबारा, वरना इसके भी जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने पैसे पकड़ के इसको भी क्लीन चिट दे दी थी। ये कब तक चलाएंगे इस तरह मुल्क कि जो मुल्क में अमीर आदमी है, ताकतवर आदमी, वो इंसाफ खरीद सकता है? उसके लिए क्या मसला है? इंसाफ खरीदना को मुश्किल है। ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है, IMF से हमने पैसे लेने हैं। अब हमने खुद IMF को कह दिया कि हमारी जो असेंबली है, सेनेट है, वहाँ से हमने बिल मंजूर कराना है। हमने 12 जनवरी को उनको रोक दिया, आप बैठे, हमें फैसला दें। आप इस्लामाबाद बैठे हैं, क्या देखते हैं आप? ये हुकूमत करवा लेगी, उनके इत्तेहादी मान जाएंगे, या अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। मैं बड़ा कल में मुतासर हुआ पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। तो ये किस किस्म की कॉमेडी चल रही है कि जिस पार्टी ने असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ी है वो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या, आप किस तरह देख रहे हैं? ये बिल क्या बनेगा इसका? सर ये असूलन मेरा ख्याल है पार्टी असेंबली के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज करेंगे। प्रॉब्लम ये, फिर ये कह रहा हूँ, आपको इस इशू पर कोई मस्बत डिबेट नज़र नहीं आएगी कि हम जो कर रहे हैं ठीक। आज बुलाया गया था बहुत से जर्नलिस्टों को इस्लामाबाद में, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग देने कहा जी IMF ये कहता है कि पिछले 20 साल से जब भी आप IMF प्रोग्राम में आते हैं हम आपको कहते हैं ये सारा कुछ करें, आप मान के आते हैं, बाहर पाकिस्तानी हुकूमत मान के आती है हम कर देंगे, वो करते नहीं हैं। जब तक तो उनका ख्याल था कि वॉर अगेंस्ट टेरर में हम हिस्सेदार थे, तब तक तो हमें उन्होंने डंडा नहीं दिया। अब उन्होंने डंडा उठा लिया कि भाईजान ये करेंगे तो आपको हम क्लियर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये उनका ख्याल, उनका कहना था फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। अभी मैं असद उमर साहब की भी तकरीर सुना था। मसला ये है जी कि IMF ने यहाँ पे आपके हाथ पाँव रखा हुआ, वो आपसे जो उनको चाहिए वो आपसे सब मनवाएंगे और वो मनवा के ही जाएंगे। लग ऐसे ही रहा, वो आपको छोड़ते नहीं है। जो नहीं, आपके ख्याल में बिल मंजूर हो जाएगा, मिनी बजट मंजूर हो जाएगा, हुकूमत कामयाब हो जाएगी इसमें? चले मुख्तसर सा सवाल कर लेते हैं क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। मुझे पता नहीं, MK वाले शोर तो बहुत मचा रहे हैं भट्टी साहब। अब देखते हैं क्या होता है, क्या MK मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि महंगाई तो होगी इससे। अब हालांकि हुकूमत तो कह रही है कि कोई महंगाई नहीं होगी, ये एग्जाम्पशंस विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसे लगता है ऐसे ही है कि इस ख्याल से ही कि 300 अरब रुपए का कुछ हुकूमत करने जा रही है, मिनी बजट है, महंगाई तो होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि पहले भी आपको याद होगा वो इतने सारे बिल भी पास करा लिए थे जॉइंट सेशन से। काशिफ, आपने हमें एनलाइटन किया और आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक पैरालिसिस का सिचुएशन नज़र आती है, इससे हमें निकलना चाहिए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं और हमें निकलना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं मज़ीद खबरों के साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ कानूनदान और हमाजत शख्सियत जनाब एतजाज़ अहसन साहब हैं। एतजाज़ अहसन साहब,
मैं बिल्कुल एक लाइन में एक सवाल करता हूँ कि ये अभी तो बात चल रही है जी के तायात ना अहली जो है इसको अब चैलेंज किया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बाद हयात अहली के लिए भी अगर दरख्वास्त आ जाए तो मुझे वतन अजीज़ में ज़्यादा हैरत नहीं होगी। ये फरमाइए कि ये जो अपना जा रहे हैं, हाउ फार इट इज़ जस्टिफाइड कि इस मामले में ये जाएँ, रिलीफ मिल सकता है इनको? क्या इशू है? क्या हम ठहर गए हैं? इनके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है? नवाज शरीफ साहब के अलावा वतन अजीज़ में लीडर पैदा होना बंद हो गए हैं? सिलसिला क्या है? ज़ाती तौर पे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक मामला तो मेरी निगाह में काफ़ी सीधा है, और वो ये है कि ताहयात नाअहली का जो सजा या कानून है ये अनरीजनेबल है, ये मुनासिब है। जो किसी भी ऑफेंस में ये इतनी लंबी ताहयात बने को आप निकाल ही दें पार्लियामेंट से, एक बात किए हुए जो कि गलत साबित हो गई, उसने दानिस्ता की है या नादानिस्ता की है। पर जो बात ये है कि इसको तब्दीली इसमें इस कानून में किस तरह आनी चाहिए, वो अदालत के जरिए नहीं आनी चाहिए, वो पार्लियामेंट के जरिए आनी चाहिए। और पार्लियामेंट का ही फ्लोर है लेजिस्लेशन का, कानून साजी का फ्लोर पार्लियामेंट है। कानून साजी का फ्लोर वो नहीं है, अदालत नहीं है। और अदालत को अगर ये गुजारिश की जाए कि वो इस किस्म के इक़दाम उठाए, तो हम खुद अदालतों को अपने हदूद से, उनके अपने हदूद से तजावज़ की दावत दे रहे हैं और मौका दे रहे हैं, और फिर हम चिल्लाते हैं कि ये अदालत ने क्यों कर दिया। मेरी राय में एज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और मैं बड़े हंगामी दौर में चेयरमैन रहा उस बार एसोसिएशन का, मेरी राय में बार एसोसिएशन को किसी एक शख्स की मामले को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, और लेजिस्लेशन की ही तरगीब देनी चाहिए। जो आपके नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, उनको भी, जो वकला बैठे हुए हैं उसमें, उनको भी, जो कानून साज हैं उनको भी, कि कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए और पार्लियामेंट के ही तरीके और ज़ाब्तों के मुताबिक होनी चाहिए, तो सही कानून बनेगा। बजाय ये कि एक दो जज साहबान बैठे हुए, 3 जज, 4 जज, 5 जज साहबान बैठे हुए वो इस पे फैसला दे रहे हो और उनको हम दावत दे रहे हो। खुद हम कहते हैं कि 184(3) यानी सुओ मोटो का इख्तियार, जो स्वाबदीदी इख्तियार है इस हद तक कि उसमें अदालत में खुद फैसला करना है, खुद ही नोटिस जारी करना है किसी को, और खुद ही उस बेंच पे बैठना है और खुद ही फैसला करना है, और उसकी कोई अपील भी नहीं है। तो ये एक तरफ हम चाहते हैं कि ये इसको महदूद किया जाए ऐसे इख्तियारात को, स्वाबदीदी इख्तियारात को। दूसरी तरफ हम उन्हीं आर्टिकल के तहत उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो आइन साजी और कानून साजी करें जज साहिबान। तो मेरा ख्याल है ये बर्डन जज साहिबान पे नहीं डालना चाहिए। पर बहरहाल ये जो इस वक्त चेयरमैन है हमारे, बड़े जीरक आदमी हैं और वो की बारीकियों को पहचानते हैं। मेरा ख्याल है उनके ज़हन में कोई इरादा किसी वजह से होगा। अच्छा इत्तला साहब ये बताएं, अगर आप चेयरमैन होते तो वकला के अपने बड़े मसाइल हैं, चैम्बर नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं, क्या आप एक शख्स के लिए इस तरह जाते अदालत में एज ए सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट? मैं देखें, मैंने अर्ज किया आपको, एक शख्स के लिए ही, मैं भी अदालत में तो एक शख्स के लिए ही गया था, पर अदालत में वो था जुडिशल स्ट्रक्चर से मुतल्लिक। जुडिशल स्ट्रक्चर को एक आपने खैमे का बांस ही निकाल दिया था। खैमा आपका 4 सपोर्ट्स पे मबनी है वो, और एक आप अदालत का चीफ जस्टिस ही निकाल दे, एक फौजी हुक्मरान। वो तो एक एक्यूट सिचुएशन थी, पर उसमें भी एक साहब के लिए हम इनिशियली गए। नहीं, आप तो चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए गए थे गालबन। अच्छा इत्तला साहब ऐसे कर लेते हैं, आप रहनुमाई फरमाएं। एक तो पीडीएम ने 23 मार्च का लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने 27
फरवरी को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, आप हुकूमत के लिए खतरा समझ रहे हैं दोनों लॉन्ग मार्च? दोनों से ज्यादा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले लॉन्ग मार्च में ज्यादा जान होगी जब सिंध से काफिले पंजाब में के दाखिल होंगे और पंजाब, सदर्न पंजाब, और फिर वो ज्वाइन करते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सैलाब बन सकता है। और मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे हुकूमत हिल जाए। हुकूमत के भी अपने हैं, सपोर्ट सिस्टम इस हुकूमत का अपना है, और वो कशमकश में रह सकती है मामला। पर चैलेंज असल होगा वही जो मेरे ख्याल में पहले लीड करेगा, और पहले लीड करने वाले इस वक्त तो चेयरमैन बिलावल हैं। और इन्होंने पीडीएम ने तो डेट इतनी लंबी दी थी कि वो अफसानवी सी डेट लगती थी कि 23 मार्च को आएंगे, और 23 मार्च को फौजी परेड भी हो रही होगी, और उस रोज फिर इनको कोई अपने रास्ते या अपने मंसूबे किसी हद तक तब्दील करने पड़े। तो इन पे लोगों का बड़ी कमिटमेंट, और बड़े लोग चल पड़ते हैं। अब वो चल पड़े हैं और सारे, और 23 मार्च को वो क्या पता लगे कि जी परेड की वजह से 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद ही बंद है, तो फिर उनकी जो सियासी कुव्वत है उस मार्च की वो मुंतशर हो जाती है। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं आपके पहले कमेंट्स को से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आपने बात की, चले एक सिटीज़न है नवाज शरीफ पाकिस्तान के, उनके हकूक़ हैं, ताहयात उन पर पाबंदी है, और उसके हकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट बाहर जा रही है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस शहर में, इस मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे को तालीम का हक़ देता है, उसकी सेहत का हक़ देता है, साफ़ पीने के पानी का हक़ देता है, स्कूलिंग का हक़ देता है। एम आई राइट? ये मेरा आइन मुझे देता है। तो हमारी अगर ये एसोसिएशन को, जो करोड़ों लाखों के लोगों की जो हकूक़ की पामाली है, उस पर हम क्यों तवज्जो नहीं देते? हम उस पर सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे उन मामलात पे कई पिटीशन वगैरह हो चुकी हैं। इन मामला, ये राइट टू एजुकेशन पे मेरा ख्याल है पेंडिंग, पर वो सब्जेक्ट टू एलोकेशन एंड सब्जेक्ट टू रिसोर्सेज हो जाता है ना राइट। अगर कोई जाए भी तो एलोकेशन और रिसोर्सेज का मसला आ जाता है। तो इसमें ये ठीक है, ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी बहुत पेचीदा ही नहीं बल्कि मुतज़ाद है, और मुख्तलिफ किस्म की तालीम मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को दी जा रही है। तो उससे और दूरियां आपस में बढ़ रही हैं, और काम खराब हो रहा है। पर जी, आपने कहा कि ये सब्जेक्ट टू एलोकेशन है, या जैसे अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या कि उनको तकरीबन ऑलमोस्ट हमने हेल्ड इन अबेंस रखा हुआ है, काइंड ऑफ। एक मेरा सवाल सियासी है आपसे, ये फरमाइए कि रोज़ाना हमें ये कहते हैं जी हम, ये शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट दिया था, क्या वो एक उसमें है ये फेंस एस्टेब्लिश हो सकता है और मियाँ साहब मुश्किल में हो सकते हैं, या सिर्फ ये एक ज़बानी जमा तफरीक है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुबैना जो गवर्नमेंट कह रही है नायल करवाने के ज़मन में? इत्तेज़ाज़ साहब, इसमें असल बात यह है कि जो जज साहबान जिन्होंने वो कहा कि जी आप जमानत दे सकते हैं कि परसों तक वो जिंदा रहेंगे, या वो जज साहबान जिन्होंने उस एफिडेविट को एक्सेप्ट किया कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक नॉन एफिडेविट समझे आप उसको, नॉन कमिटमेंट, कोई जामिन कोई जमानत नहीं ली गई उनसे। अगर ली गई होती कि अगर मैं अपने फराइज में पूरा ना उतर सका अपने हलफनामे पे, तो मैं 10 करोड़ रुपया अदालत के आगे रख दूंगा, मतलब सिक्योरिटी और श्योरिटी जिसको कहते हैं, जमानतनामा। उनके कोई उन पे है ही नहीं बर्डन के, कोई उन पे ड्यूटी नहीं है कि वो जिम्मेदारी के वो उनको लेके आए। बस एक बार बयान दे दिया है। अब अगर उनको लेके आते चाहते हैं, फर्ज कीजिए शहबाज शरीफ,
तो वो क्या उठा के लेके आएंगे, हथकड़ी लगा के लेके आएंगे अपने भाई को, एकदम डब्बे में डालेंगे और डब्बे में को हवाई जहाज में बैठाएंगे और हवाई जहाज उड़ जाएगा और अदालत को आके कहेंगे लीजिए मैंने पेश कर दिया अपना बड़ा भाई। वो तो इलीगल, वो तो अब भाई ना हो बेटा ना हो कोई भी हो, किसी को भी आप इस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क और में नहीं ले जा सकते और वो इलीगल होगा बिल्कुल ही। तो शहबाज शरीफ अदालत में कहेंगे कि जी आप मेरे से इलीगल काम कराना चाहते हैं। मैंने ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश अब भी है कि मियाँ साहब आ जाए वापस, और अगर वो नहीं आते तो मैं क्या कोई उनको बिस्तर बंद करके लेके आऊँ, किस तरह लाऊं? तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान का जो कानून आइन है उसके मुताबिक आप एज ए कानूनदान है, आप समझते हैं नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है? कोई आप समझते हैं उसकी ताहयात पाबंदी लीगली टर्म्स में वाकई ख़त्म हो सकती है? कितने चांसेस हैं? मेरा ख्याल है ये जाना चाहिए, वो अदालत कहेगी कि पार्लियामेंट में आप जाके इसको करें। लेकिन जो मैं पहले बात ये कर रहा था कि शहबाज शरीफ को पे कोई इतनी जिम्मेदारी, कोई ऐसी भारी जिम्मेदारी ना कोई तौहीन अदालत का मामला होगा। ये सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था इस बाबत के वो कहता था कि आर्टिकल 248 के तहत मैं सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो हाल में सदर है, अच्छा है बुरा है, किसी को बुरा लगता है किसी को अच्छा लगता है, ज्यादातर को चलिए मान लिया बुरा लगता है, उसको किस तरह मैं सर नगू कर दूं एक स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास के सामने, वो जो जज देवू था उसके सामने। मेरा तो आइन कहता है कि सदर को कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं तलब कर सकता। तो ये अब मैं क्यों करूं? उसको नायल भी, उसको सजा भी दी टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट उसी वक्त उठ गया और पर उसको बाद में एक और बेंच बना के एक और दरखास्त बना के उसको नायल कर दिया यूसुफ रजा गिलानी को। पर उन्होंने 5 साल के लिए किया तो वो फिर पार्लियामेंट में इस वक्त है। पर वो फैसला इनका बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ कि दुरुस्त था कि स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के सामने सदर पाकिस्तान, वासिफ अली जरदारी नहीं थे, वो सदर पाकिस्तान। एतजाज साहब आपने हमें बहुत एनलाइटन भी किया और बहुत सी बातें खुद के भी समझी, और ख़ास तौर पर एतजाज साहब का ये कहना था कि ये मामला कोर्ट में की बजाय बड़ी साहब ये वहाँ पे फैसला होना चाहिए जो है हमारी। तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और वापस आके आपका भी इस पर टेक लेता हूँ कि वह क्या ये अब असम्बली को अपने मामलात खुद देखने चाहिए बजाय कोर्ट में जाने के। ये था एतजाज साहब कहना। वापस आते हैं FIA की हवाले से बड़ी अहम खबरें, ड्रैफ्ट के लोग क्या नेट किए जाएंगे और डॉलर को किसने क्या नुकसान पहुंचाया, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक स्टोरी मैं आपकी गोश्तगुजार करता हूँ। ये मैंने खास 2014 से इसको फॉलो किया था कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में कीमतों के इजाफे का मामला था, अपॉइंटमेंट्स का मसला था, अपॉइंटमेंट में जाली डिग्रियों वाले बैठे हुए थे, उसके बाद डॉक्टर उबैद का मसला आया। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई तहकीकाती एजेंसी तफ्तीश नहीं कर सकती जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसकी इजाज़त ना दे। आज एक ख़त लिखा है जो हम आपको दिखा भी सकते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ऑफिस से आया, FIA और दीगर जगह गया कि जनाब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो केसेस हैं वो खोल दिए जाएं। और इसमें बड़े घपले हैं भट्टी साहब, इसमें 300, 400, 400%। कायद साहब ये देखें, मेरा ख्याल है ये पाबंदी ही ना मुनासिब थी कि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल से पूछना। अब मुझे बताएं, ये गरीब मुल्क है, 90% लोग मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते, ये क्या फार्मास्यूटिकल जिसका दिल चाहे 10 रुपये कीमत बढ़ा दी, 50 रुपये बढ़ा दी, 200 गुना बढ़ा दी, 200 गुना बढ़ा दी, इन पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। प्रॉफिट लें, यकीनन लें, लेकिन लोगों की खाल तो ना उतारे। आजकल 90% लोग तो हॉस्पिटल जाने के एक मिनट, मेरा ख्याल है ये अच्छा इक़दाम है। आप हैरान रह जाएंगे, इसमें यह भी तफ्तीश हो रही है कि कुछ जो इसके एहलकार थे, मुलाजम थे, अफसरान थे, वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, वो फार्मास्यूटिकल का कारोबार भी कर रहे हैं। मैं कह रहा उनके नाम भी आएंगे। साहब इन्होंने जो माजी में भी कीमतें बढ़ी हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए ना। इधर आए ना भाई, 200% आपने किस बेस पे कीमत बढ़ा दी? हाँ। प्रॉफिट लें आप, बिजनेसमैन बिजनेस करते ही प्रॉफिट के लिए है, लेकिन खाल उतारने के लिए नहीं करता। मेरा ख्याल है इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, FIA को करना चाहिए, आ जाए भाई कि आपने ये प्राइस। और ये जाली डिग्रियों वालों पर क्या भट्टी साहब यहाँ फौजदारी के मुकदमे नहीं होने चाहिए? यार होते तो कानूनन फौजदारी के मुकदमे हैं, लेकिन इधर जाली काम को जाली कोई समझता ही नहीं है। ताकतवर है तो बच जाएगा, असली काम जहाँ जाली हो गया। अगर कमजोर है तो असली वाले को फाइल लगा देंगे और जाल साधु को
उधर कोई मुंसब बना देंगे, कोई बड़ा ओहदा दे देंगे, कोई तो ताकतवर अभी ओहदा कोई दे इंस्पेक्टर लेवल पे नीचे नीचे एफआई ने हमला किया, किसी टॉप का तो नाम नहीं आया, और 11,204 अद्वियात हैं। और एक मतलब अभी ये कोई साइंटिफिक बात नहीं मैं कर रहा, इस पर गलती हो सकती है, और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 साल में 500 अरब रुपया जेबों में गया इनके। 500 अरब रुपया, $1 बिलियन आपने अमेरिका से लेना होता है तो यहाँ जान निकली होती है पाकिस्तान की। 500 अरब का मतलब कम से कम 300-400 बिलियन डॉलर, 3-4 बिलियन, वही मैं कह रहा हूँ 3-4 बिलियन डॉलर आपने सिर्फ इजाफी पाकिस्तानी को जेब से निकाला है। तो इस पे तो मैं सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है। को भी साफत को भी हर चीज पे चेक होना चाहिए। अगर आप चेक नहीं रखेंगे, हुकूमतों का काम नहीं है, तो लोग हर चेक वक्त है, मनमानी लेकिन करेंगे। बैंक वाला चेक है भट्टी साहब, बस बदकिस्मती है ना, बैंक वाला चेक दें, बड़े से बड़ा गुनाहगार बड़े बड़े फ्रॉडिया जालसाज, इन्हें कोई कुछ नहीं बड़े बड़े मुशीर आए वो गायब हो गए, उनका नामो निशान ही नहीं। बड़े बड़े आए अपनी गाड़ी लगा के पैसे लगा के चले गए। एक मिनिस्टर साहब को यहाँ एडवाइजर साहब को घर भेजा गया था, लेकिन भाई 2 एडवाइजर को घर भेजा गया, और एक एडवाइजर जो थे आमिर कियानी साहब, मेरे साथ एक शो में हम इकट्ठे हो गए एक और चैनल में, तो मैंने उन्हें कहा कि यार वो बंदे की डिग्री जाली है, वो डिग्री जाली साबित हुई और उनको हाई कोर्ट ने बाहर निकाला, और वो मेरे साथ बहस कर रहे थे। बड़े चंगे बंदे, एक मिर्जा साहब देखे बड़े चंगे बंदे ने। अगर जाली डिग्री वाला आपको जाली मराद दिला रहा है, अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा रहा है, तो फिर वो अच्छा ही है ना। देखो है बेचारे पर मुझे दिलाई नहीं किसी ने। दाग तो अच्छे होते हैं क्योंकि सर्फ धो देता है। 500 अरब रुपए की बात आप कर रहे हैं। अच्छा यार, अब एक तो दूसरी तरफ आते हैं, लॉजिक्स अजीब होती हैं। आज एक कहीं कोई मीटिंग थी, ये गुफ्तगू थी, तो हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा कि जी इसाक डार ने रुपया 92 रुपये पे रख के तो हमें 60 या 16 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुँचाया। अब मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि हम ऐसे इल्ज़ामात लोगों पर लगाते हैं ताकि बेल आउट हो जाए, ताकि उनको हम ऐसा फ़ोनी किस्म का चार्ज लगा दें, और भाई आप 92 रुपये का कर दें अगर इसाक डार ने किया हुआ था। और अगर इसाक डार की आपने बात करनी है, हज़ारों बातें और हो सकती हैं। यहाँ आप पता करें, भट्टी साहब वहाँ बैठे हुए थे जब इस मुल्क की आला तरीन शख्सियत ने कहा कि वेस्ट पे की फैक्ट्री की किक बैक मांगता था, यानी वहाँ भट्टी साहब इस बात के गवाह हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि कहा गया कि ओए की बना रहे हो, खुदा का खौफ करो, ये लाहौर की क्या बना रहे हो। ये एक अहम तरीन शख्सियत ने जो मुल्क से मोहब्बत करती है, उसने कहा यार ये जो ऑरेंज ट्रेन अरबों रुपए लगा रहे हो, इधर तो रोटी नहीं है, तो कहते हैं सर प्लीज हमें कुछ सियासी फैसले भी करने थे। इन्होंने तो मुल्क के खजाने को ऐसे लूटा है, कोई नहीं हिला, इसने बात नहीं की, इस पे किसी ने फोरेंसिक ऑडिट नहीं करवाया, इसके ठेके बाहर नहीं निकाले। इसके बाद 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बना के हवाले को हलाल कर देता है, और हलाल करने के बाद 1-2-4 फैमिलियां अरबों रुपए। किसने रिश्वत मांगी थी? इस मुल्क को जो आप कर्जे लेते हैं ना, आधे तो ये कमीशनों में खा जाते हैं, ये अवाम की बेहतरी के लिए लगे। ये एक्सप्रेस अखबार में छपा है, इसाक डार साहब ने मांगी थी कि जनाब वेस्ट पे की फैक्ट्री लगानी है, तो पहले मैं नहीं कह रहा, और आपको किस शख्सियत ने बताया था? ये अहम तरीन जो मुल्क से मोहब्बत करती है और अहम तरीन है, उन्होंने कहा यार इतना। जो कल परसों आपने खबर दी थी कि छोटी सी प्रॉपर्टी 80 करोड़ की खरीदी है दोबारा उन्होंने। यार ये तो इसाक डार साहब के लिए ना सैकड़ों के काम में ना हवा में बड़ी बरकत है। अच्छा। बंदा ऊपर चले जाता है, तो उनके सैकड़ों में किया, अब तो अरबों रुपए की बात किया करें, करोड़ें उनकी इंसल्ट है। नहीं काई साहब, आप दोनों की तनकीद अपनी जगह, मेरे उससे कोई इख्तिलाफ, मगर ये बताएं पता उन्होंने बात कहाँ पे की है? आप जब कमेटी में बैठते हैं ना, सेनेट की या असेंबली में, तो आप वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान में, आप कोई बात करते हैं दिल के साथ, वज़न के साथ। अब आप मुझे कह दें, आप कह दें कि ताहिर मलिक ने मुझे 2 लाख रुपये उधार लेके नहीं दिया, तो भट्टी साहब मान लेंगे। अगर आप ये कहें कि ताहिर मलिक ने मेरे से 15 अरब रुपये लिए, अभी तक वापस नहीं दे रहा, तो ये हंसेंगे। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पीछे सेंस होनी चाहिए। $60 बिलियन का आपको पता है क्या कितना क्या मतलब है? यार नहीं बताएं सीरियस, मैं मतलब बताता हूं, ये ना करें ड्रामा। बड़े इल्जाम लगा, आप 1994 के मुआहदे निकालें, आपको $100 बिलियन की चोरी पकड़ी जाएगी। तो वो उसकी बात मैं ये कहता हूं कि जो रियल बुनियादी जिसने आपको खोखला कर दिया और उसमें आपके हिस्से हैं, तो आप उसकी वजह है कि मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे किस वजीर साहब का कहां पे स्टेक है। मेरा मतलब है कि मेरा सब 94 के जो मुआहदे ना, कितनी हुकूमतें आई, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के सारे अमेरिका के गुलाम हैं। अभी जाएं फाइनेंशियल टाइम्स की साइट पे जाएं, 2012 का अखबार है, उसकी मुझे हेडलाइन, उसका हेडलाइन पता क्या है? उसकी हेडलाइन है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। उसके अंदर जो 5-7 शिकें लिखी हुई हैं, जिस पे जनाब मोहतरम मेरी पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने किया था, अगर मैं वो बताऊं आप पीट उठें और आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तान क्यों दिवालिया हुआ है। करके दसो।
वो ठीक है, उसने भी किया है। नहीं नहीं, ये बात कहानी यहाँ IPPC खत्म नहीं हुई, तो उसमें नवाज शरीफ का भी हिस्सा है, मुशर्रफ का भी हिस्सा। मुशर्रफ ने डॉलर में कर दिया प्रॉफिट। It started from there. ना सारे रले हुए हैं, खुदा का वास्ता 3000 अरब। अच्छा काजी साहब, आपको मुबारक लूट हो, मार है। नवाज शरीफ साहब के मोहतरम के समधी इसहाक को रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर उनकी बना दिया। रुकनियत बहाल कर दी है। माशाल्लाह, इंसाफ के तकाजे देखे। एक बंदा इलाज कराने में यार उनसे मैं भागा है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा बहुत अच्छा किया आपने। मुझे सिर्फ एक वजाहत कर दें कि आप इलेक्शन का है या बकौल मुस्लिम लीग सिलेक्शन कमीशन है। मुझे अपना नाम आप वादे कर दें, मुझे नहीं पता। मैं आप पे बड़ा एतमाद करता हूँ, आप एक आईनी इदारा हैं, मगर आप वहाँ खामोश रहते हैं जहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी पर इतना बड़ा अटैक होता है। सिलसिला क्या है? उस दाल में काला है या दाल काली है? बहरहाल आज का ये शो था, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।